Hello, I am Kuldeep Gangwar, and here I am going to share my experience in TFR PhD physics interview. So, TFR physics PhD interview 2021 यहाँ पे मुझे जेस्ट के थ्रू बुलाया था और इन्होंने टॉप 20 रैंकर्स को ही इनवाइट किया था। इसमें फिर इन्होंने एक डिपार्टमेंट चॉइस का फॉर्म फिलअप करने को बोला था, जिसमें इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट थे और डीटीपी था, थ्योरेटिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, कंडेंस मैटर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स एंड एनसीआरए टीएफआर का भी साथ में इंटरव्यू था। तो मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो डीएनएपी था और जो सेकंड चॉइस था वो डीसीएमपी और एमएस एंड डिपार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी मांगा था, जिसमें मैंने अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने आईआईटी दिल्ली में प्रोजेक्ट किया था, उसके ऊपर लिखा। उसी पे बेस मैंने थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस लिख दिया था और रिसेंट में किस टाइप से न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स हेल्पफुल है सोसाइटी में, और इसके बारे में अभी साइंटिस्ट क्या क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में मैंने लिख दिया था और बस इतना ही था इसमें। और फिर मुझे 26 अगस्त को इंटरव्यू था मेरा, 4 से 5 था, 1 घंटे का इंटरव्यू था। तो सर ने मुझसे कहा कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने आईआईटी दिल्ली में से मैंने अपना मास्टर्स किया है और यहाँ मैंने प्रोफेसर बी रविशंकर के साथ क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन पे काम किया है। तो वो ऐसे ही उन्होंने पूछने लगे, तुम्हें कोविड हुआ नहीं हुआ, अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, अभी बस प्रीवियस ईयर ही कर रहे थे और अभी फिर मैं यहाँ पे हुआ, टीएफआर्स के मेल आए तो फिर मैंने इंटरव्यू का प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और अभी तक कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने फर्स्ट चॉइस डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स को दिया है। मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा सेकंड आपने दिया है कंडेंस मैटर को। मैंने कहा यस। तो उन्होंने कंडेंस मैटर के प्रोफेसर बैठे थे, उनसे बोला कि आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए। तो ये पहले मुझसे कंडेंस मैटर से क्वेश्चन पूछे गए एंड मैंने कंडेंस मैटर के बारे में अपने एसओपी में कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसीलिए मैंने उसे प्रिपेयर नहीं किया बिल्कुल भी। और मुझे सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती नहीं, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ उसके बारे में ज़्यादा। तो फिलहाल उन्होंने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किया। मैं सोच रहा था मना कैसे करूं कि मुझसे ना पूछें ये क्वेश्चन। तो उन्होंने एक ग्राफ मुझे इस टाइप का दिखाया, शेयर की स्क्रीन, और ये इस टाइप का एक ग्राफ दिखा जो जाई वर्सेस 1/t में था। तो उन्होंने पूछा कि इसमें जो ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट कौन से मैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड कौन से को और थर्ड कौन से वाले को। तो मैंने ये तो बता दिया था, एंटी एंटी एंड पैरा एंड फेरो। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैंने कहा कि मुझसे सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन ना पूछे जाएं, क्योंकि मैं इसे प्रिपेयर करके नहीं आया। फिर जो सर थे उन्होंने कहा ठीक है, फिर किस में क्वेश्चन पूछे? तो मैंने कहा क्वांटम फिजिक्स में क्वेश्चन क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में एक सर थे, उनसे कहा कि आप क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 2 ओमेगा कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ग्राउंड स्टेट में होगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की थी, उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो फिर उन्होंने कहा तुम कैसे कह रहे हो? तो मैंने उन्हें ये कैलकुलेशंस कुछ करके दिखाई और मैंने कहा कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो आपको दिख रहा होगा, ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, इसे मैंने कांस्टेंट ले लिया था। अल्फा एक कांस्टेंट है जो ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाला। तो मैंने कहा ये एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का अगर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि x का मान लो x जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता,
या फिर इवन पावर होती है। अगर ये इवन फंक्शन होता तो आप कैसे इंटीग्रेशन करते? तो मैंने कहा गॉस इंटीग्रल हम यूज करते, तो उन्होंने कहा गॉस इंटीग्रल लिख के दिखाओ। तो मैंने ये गॉस इंटीग्रल लिख के दिखा दिया। फिर उन्होंने पूछा कि किसके लिए ये पॉजिटिव होगा, किस किस के लिए पॉजिटिव आएगा। तो मैंने बताया था कि वो ग्राउंड जो भी साई 1 होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में इवन होगा उसके साथ वो आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो n0 है उसके लिए इवन है, n2 है उसके लिए ऑड होता है, n3 होता है उसके, n1 होता है उसके लिए ऑड होता है, n3 होता है उसके लिए इवन होता है। तो ऑड जो भी फंक्शन ऑड होंगे उन सब के लिए होगा। तो 0 के लिए ऑड है, 2 के लिए ऑड है, 4 के लिए ऑड है। तो फर्स्ट तो ग्राउंड स्टेट सॉरी तो मैंने उन्हें बताया कि n=1, n=3, n=4, n=5 जो n ऑड होंगे उनके लिए ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। बाकी जो n अगर इवन है इंक्लूडिंग 0 तो उनके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नॉन जीरो, वो 0 होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये कुछ वेव फंक्शंस उन्हें ड्रॉ करवाए थे मुझसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो मैंने ये बताया था कि ये ग्राउंड स्टेट का है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का है। फिर उन्होंने मुझसे कोई टॉपिक बोला था कि ये तुम्हें आता है, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुमने डेंसिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है? तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा तो मिक्स स्टेट और प्योर स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मैंने उन्हें बताया था कि मिक्स स्टेट में क्वांटम प्रोबेबिलिटीज एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी दोनों होती हैं, और प्योर स्टेट में सिर्फ क्वांटम प्रोबेबिलिटीज होती हैं। फिर उन्होंने कहा ये एक स्टेट है, इसका तुम डेंसिटी मैट्रिक्स फाइंड करके दिखाओ। तो उन्होंने ये स्टेट बताई थी जो कि बेल स्टेट है। तो वो पूछ रहे थे कि ये बाईपार्टाइट स्टेट है, तो एक स्टेट का वेव फंक्शन, एक स्टेट का डेंसिटी मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। तो ये बहुत ईजी है। आपको जॉइंट स्टेट का डेंसिटी ऑफ स्टेट, जॉइंट सिस्टम का डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल लीजिए, और आपको रो ए फाइंड करना है तो पार्शियल ट्रेस ले लीजिए और बी का, तो आपको रो ए आ जाएगा। तो इस टाइप से आ गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है एंड बेस्ट ऑफ लक। और फिर सेकंड जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो मैथमेटिकल फिजिक्स का था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, उन्होंने सर ने बताया मुझे कि जर्मनी और इंग्लैंड में एक बार हो रहा है, और जो जर्मनी है वो इंग्लैंड में पर डे एवरेज पर डे एक मिसाइल 1 किलोमीटर एरिया में सेंड कर देता है, मतलब वहां पे दाग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का कोई एक व्यक्ति है वो जाता है और वहाँ की गवर्नमेंट को बताता है कि आज उसके एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 6 से ज्यादा रॉकेट गिरे हैं। तो तुम क्या बता सकते हो कि 6 से ज्यादा रॉकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। तो मैंने कहा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने फार्मूला लिखा, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें एम क्या होता है? मैंने कहा ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसमें क्या था, मैंने ऐसे किया 1 - 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की एंड 6 की माइनस कर दी। तो ये 6 से ज्यादा रॉकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी आ गई थी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तो ऐसे किया, लेकिन वो ई की पावर में था और कैलकुलेटर मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा सर मैं कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया कि इसका आंसर 0.1% है। तो ये कोइंसिडेंट होगा या नहीं? तो मैंने कहा ये कोइंसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का एरिया बहुत है, एक ही एरिया पे 6 से ज्यादा गिर रहे हैं, और दूसरा इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा थैंक यू, यही बस इतना ही पूछना था। फिर उसके बाद एक सर आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का। उन्होंने मुझसे पूछा क्लासिकल मैकेनिक्स तुम जानते हो? मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने बीएससी थर्ड में मेरा एक कोर्स था उसमें था, और उसके बाद से मैंने नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिलहाल मैं तुमसे ग्रेविटेशन में फिर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैंने कहा यस, आप ग्रेविटेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उन्होंने मुझसे कहा रिड्यूस मास
सन का और अर्थ का रिड्यूस मास का फार्मूला बताओ कैसे लिखोगे। तो मैंने ये लिखा, तो उन्होंने कहा सेंटर ऑफ मास के बारे में बताइए। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो ये थोड़ा सा वैसे सेंटर से ज्यादा दूर है, बस जस्ट सेंटर से थोड़ा पास में होता है। फिर उन्होंने कहा क्या सन मूव करेगा, तो मैंने कहा वैसे सन को मूव करना चाहिए, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से शायद नहीं करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने रिड्यूस मास फाइंड किया है, तो ये इलिप्स पे मूव होगा कैसे होगा, तो मैंने ये शो किया था कि ये इलिप्स पे ऐसे मूव हो रहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि टर्निंग पॉइंट कितने होंगे, तो मैंने उन्हें बताया कि इसमें 2 टर्निंग पॉइंट होंगे। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है रेडियल वेलोसिटी 0, तो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने कहा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो, मैंने ये लिखा। फिर वो बोले कि टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन इलिप्स के लिए है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये शायद, सॉरी, उन्होंने कहा ये सर्कुलर मोशन के लिए होता है, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक पता है ये इलिप्स के लिए ही होता है। पता नहीं कुछ था, मतलब गड़बड़ था। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे फाइंड करोगे, अगर अभी तो तुम्हारे पास इलिप्स ये ऑर्बिट था, तुमने तो देख के बता दिया, अगर कोई और कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट होता तो आप कैसे फाइंड करते। तो मैंने कहा हम टोटल एनर्जी से फाइंड कर सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड मेरा टाइम ओवर हो रहा है, आप घर पे ट्राई करना कि क्या 2 आंसर आ रहा है। तो 2 पॉइंट आएंगे इसमें, जिसमें आर नॉट 0 हो रहा होगा, आर 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 डॉट 0 हो रहा होगा। तो उन्होंने थैंक यू बोला, और फिर उन्होंने दूसरे प्रोफेसर से बोला कि आप अब पूछें क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से था। स्टार्टिंग में मुझे लग तो रहा था शुरू से कि किसी ने अभी तक न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा नहीं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि इधर से हमने गामा रेडिएशन इस टी थिकनेस की एक शीट पे डाल रहे हैं, तो दूसरी साइड में अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने उन्हें ये फार्मूला बताया था कि हम इस फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या तुम सेटअप बना के दिखा सकते हो, तो मैंने ये सेटअप बनाई, ये सोर्स, ये सब्सटेंस, ये टी और ये। फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम घर पे बैठे हो, क्या ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने कहा हम इसे घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो गामा गामा रेडिएशन होता है उसके फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को भी आयनाइज कर देगा। और दूसरा, इसमें जब ये रेडिएशन ये मटेरियल पे पड़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। फिर उन्होंने कहा कि ओके तो कैसे करोगे, तो मैंने कहा इसके लिए हम वैक्यूम चैम्बर्स वगैरह का यूज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रेडियस जो गामा रेडिएशन है उसके फोटॉन की एनर्जी बता देता हूँ। तो मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा कि गामा रेडिएशन के फोटॉन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब आप बताइए जब रेडिएशन इस सीट के अंदर गया होगा तो कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही होंगी। तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक बता दिया था। फिर कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी अगर इंसिडेंट होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होंगे। फिर उन्होंने पूछा कि और दूसरी कौन सी मैकेनिज्म होगी, तो मैंने बोला कि वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कॉम्पटन स्कैटरिंग का नाम सुना है, तो मैंने फिर मुझे याद आया, मैंने यस यस। तो उन्होंने कहा बताइए उसमें क्या होता है। मैंने कहा उसमें स्कैटरिंग होती है, फोटान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन या किसी सब्सटेंस से कोलिजन करता है, और कुछ एनर्जी उसे दे देता है, और जो फोटान का वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और कौन सी मैकेनिज्म होगी बता सकते हो। तो मैंने कहा हाँ इसमें। फिर मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने इससे बहुत ध्यान से देखा कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी का 2 टाइम्स था। तो इतनी ही एनर्जी नीडेड होती है अगर आपको एक न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट करने हों। तो मैंने कहा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो भी एमिट होंगे इसमें। तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक एंड कीप चेकिंग TFR वेबसाइट। और और वहाँ पे वेबसाइट पे देखते रहना, जब भी हम लोग हम ग्रेड वगैरह चढ़ाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है
या नहीं हुआ है। तो थैंक्स, बस इतना ही था। उन्होंने मुझसे इतने ही क्वेश्चन पूछे थे। एंड इसमें सभी जितने भी मैंने TFRs वगैरह के इंटरव्यूज दिए हैं, तो सभी में बस इतना है कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, और पहले तो अच्छी रैंक लेके आओ, और ट्राई करो कि टॉप 20 वगैरह में रैंक आए। और फिर वो लोग, और कोई से 3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, कोई भी 3, आपका अच्छी से अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।